Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your course instructor Dr. Asma Noor. Course is Pharmacognosy 4171A Basic Lab. Today is our lecture number 4. Today I will give you the introduction about the leaves and then we will do the organoleptic evaluation of leaves. First of all, I would like to give you the definition of leaf. What is leaf? A flattened structure of a higher plant, typically green and blade-like, that is attached to a stem directly or via stalk, and are the main organs of photosynthesis and transpiration is called leaf. लीफ क्या है? लीफ बेसिकली हायर प्लांट में जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का और ब्लेड लाइक होता है, जो कि डायरेक्टली अटैच होता है स्टेम से या समटाइम इनडायरेक्टली यानी कि स्टॉक के ज़रिए स्टेम से अटैच होता है, उसे हम कहते हैं ये लीव्स है। लीव मेन ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन के। ये दो प्रोसेस हैं जो कि लीव में हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है, जबकि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो लीव्स के थ्रू प्लांट से निकल रहा होता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन इज़ अ लॉस ऑफ वाटर। तो ये दो प्रोसेस हैं जो कि लीव्स में हो रहे होते हैं। नाउ कम्स टू द पार्ट्स ऑफ लीफ। के लीव्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आप इमेज में देख सकते हैं कि हम यहाँ पे हमें एक लीफ टिप नज़र आ रही है, मिड रिप नज़र आ रही है, मार्जिन है, वीन्स हैं, लैमिना है, पेडिकल है, पिटियोल है। सबसे पहला जो पार्ट है लीफ बेस होता है। लीफ बेस बेसिकली क्या होती है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है लीफ की स्टेम से। और इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट पिटियोल है। पिटियोल बेसिकली आप इसको स्टॉक, लीफ स्टॉक भी कह सकते हैं कि ये लीफ बेस को अटैच कर रही होती है स्टेम से। देन थर्ड पार्ट इज़ लैमिना। लैमिना इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीफ ब्लेड। इसको लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। इट इज़ अ फ्लैट, थिन एंड ब्रॉड ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट। बेसिकली लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड क्या है? ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और ये थिन होता है और इसमें बेशुमार वेन्स मौजूद होती हैं और वेनलेट मौजूद होती है। देन नेक्स्ट इज मिड रिप। मिड रिप इज़ बेसिकली अ प्रोमिनेंट वेन that is at the middle center of the leaf, that's why it is called mid rib. मिड रिप एक वेन्स होती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और ये लीफ के सेंटर में मौजूद होती है। वेन्स मैंने आपको बता दिया कि लैमिना के अंदर बेशुमार वेन्स मौजूद होती है, वेनलेट मौजूद होती है। तो ये लीफ के पार्ट हैं जिस पर एक लीफ कंसिस्ट करता है। देन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ। जब हम लीफ का ट्रांसफ़र सेक्शन देखते हैं तो हमें इसमें कौन कौन से पार्ट नज़र आते हैं? हमें इसमें क्यूटिकल नज़र आती है, एपिडर्मिस नज़र आते हैं, मेसोफिल नज़र आते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, गॉड सेल होते हैं। क्यूटिकल पहला पार्ट है जो कि सबसे ऊपर मौजूद होता है और बेसिकली ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। क्यूटिकल जो बनी हुई होती है लिपिड से, हाइड्रोकार्बन और वैक्स से बनी हुई होती है। देन उसके बाद जो एपिडर्मिस आती हैं, लीफ के अपर सरफेस को भी एपिडर्मिस कवर करती है और लोअर सरफेस को भी एपिडर्मिस कवर करती है। यही वजह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपर एपिडर्मिस भी मौजूद है और लोअर एपिडर्मिस भी मौजूद है। इस एपिडर्मिस में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स या पोर्स मौजूद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। देन हमारे पास है मीज़ोफिल सेल। मीज़ोफिल सेल, स्पंजी मीज़ोफिल सेल्स भी मौजूद हैं, पैलिसेड मीज़ोफिल सेल्स भी मौजूद हैं। इन सेल को क्लोरेनकाइमा सेल्स भी कहा जाता है। बेसिकली इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। वेस्कुलर बंडल जो कंसिस्ट करता है जाइलम और फ्लोएम सेल पे कंसिस्ट करता है और जाइलम और फ्लोएम का जो मेन फंक्शन होता है वो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड होता है। दैन स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। स्टोमेटा मैंने बता दिया क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीफ की सरफेसेस पे मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है।
What are the function of leaves? Leaves के function क्या हैं? There are basically three main function of leaf. Number one is photosynthesis, number two is gas exchange and number three is transpiration. अब photosynthesis की तरफ आ जाते हैं कि photosynthesis क्या होता है. The process by which leaf manufacture food material in the presence of sunlight and green pigment, that is chlorophyll, is called फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस जिसमें लीफ अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर रहा होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस लीफ के अंदर होता है. देन सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट लीफ परफॉर्म इज़ गैसियस एक्सचेंज. अब ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये क्योंकि लीफ में रेस्पायरेशन भी हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों प्रोसेस में गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, या आप कह सकते हैं इंटरचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती हैं. ये गैसियस एक्सचेंज बेसिकली लीव्स में जो माइन्यूट ओपनिंग्स या पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हमने स्टोमेटा कहा था, उनके ज़रिए हो रहा होता है. तो ये सेकंड फंक्शन है जो कि लीफ परफॉर्म कर रहा होता है. दैन द थर्ड फंक्शन दैट लीफ परफॉर्म इज़ ट्रांसपायरेशन. अब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस में क्या होता है कि लीफ से प्लांट एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू वाटर. देन ये वाटर लीफ के प्लांट के ऊपर के पार्ट की तरफ कंडक्ट होता है. देन जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो लीफ के ज़रिए एक्सपेल आउट हो जाता है या बाहर की तरफ निकल जाता है. तो ये तीन प्रोसेस हैं जो कि लीफ परफॉर्म करता है. देन टाइप ऑफ लीफ. अब हम लीव्स की क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं. लीफ को डिफरेंट वेज़ में या डिफरेंट मेथड के ज़रिए क्लासिफाई किया जा सकता है. नंबर वन, अकॉर्डिंग टू द पिट्यूल, यानी कि सबसे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन की है वो अकॉर्डिंग टू द पिट्यूल की है. तो according to the petiole there are two type of leaf. Number one is petiolate leaf and number two is sessile leaf. Petiolate leaves are basically those leaves that have petiole. This can be different in length from one plant to another plant. Petiolated leaves वो leaves होते हैं जिनमें petiole या leaf stalk मौजूद होती है और इस लीफ स्टॉक की लेंथ जो है वैरी करती है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. एक प्लांट में ये लीफ स्टॉक छोटा भी हो सकता है, एक में बड़ा भी हो सकता है. तो लेंथ क्या है, डिफरेंट होती है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट. देन सेकंड इज सेसाइल लीव्स दैट डू नॉट हैव पिट्यूल. द ब्लेड एक्सपेंड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम. वो लीफ जिनमें पिट्यूल मौजूद नहीं होता, इनमें जो लीफ ब्लेड है या लैमिना है वो डायरेक्टली स्टेम से अराइज हो रहा होता है, वो लीफ कहलाते हैं सेसाइल लीफ. आप इमेज में देख सकते हैं एक तरफ पिट्योटेड लीफ है, सेकंड जो इमेज है उसमें सेसाइल लीफ आपको नज़र आ रहा है. पिट्योटेड लीफ में आपको लीफ स्टॉक नज़र आ रही है जबकि सेसाइल लीफ डायरेक्टली स्टेम से एक्सपेंड हो रहा है. सेकेंड यानी कि सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द शेप करते हैं. लीफ की आपने देखी होंगी, आपको लीफ डिफरेंट शेप्स में नज़र आते हैं. आपको एलोंगेटेड लीफ भी नज़र आते हैं, एलिप्टिकल लीफ भी नज़र आते हैं, सर्कुलर लीफ भी अगर आपकी डेली की ऑब्जर्वेशन होंगी, और कार्डियक शेप के या हार्ट शेप के लीफ भी आपको नज़र आते हैं. तो ये अकॉर्डिंग टू द शेप भी हम लीफ को क्लासीफाई कर सकते हैं. नंबर वन इज़ एलिप्टिकल लीफ. elliptical leaf resembling to the ellipse 2 or 3 times longer than wide. ये एलिप्टिकल लीव्स क्या होते हैं, इनकी जो रिजेम्बलेंस होती है वो एलिप्स से होती है, या आप इसको कह सकते हैं ये ओवल शेप के लीव्ड होते हैं जिसमें किसी किस्म के कोई पॉइंट नहीं होता, यानी कि पॉइंटेड एंड आप कह लो, कोई पॉइंटेड एंड नहीं होता, ओवल शेप के होते हैं, थोड़ा सा ओवल टाइप के होते हैं. Then second, lanceolate leaf, spear shaped leaf gradually extend at the base and lengthening to the apex. सेकेंड टाइप के जो लीफ हैं वो हैं lanceolate लीफ, जो कि स्पीयर शेप के होते हैं, बेस से ही एक्सटेंड हो रहे होते हैं. देन अपेक्स पर जाके क्या होता है, ये जो इनकी ब्रॉडनेस होती है या वाइडनेस होती है वो कम हो जाती है. इनके जो दोनों एंड होते हैं lanceolate लीव्स के, वो पॉइंटेड होते हैं. थर्ड वन इज़ ओवेट लीव्स, egg shape, wider at the base as compared to the apex.
ओवेट लीफ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एग शेप लीफ होते हैं। इनकी जो बेस होती है वो वाइड होती है, चौड़ी होती है, जबकि ये अपेक्स पे आके, अपेक्स इनका इतना चौड़ा नहीं होता अगर बेस के साथ इसको कंपेयर किया जाए। नेक्स्ट इज़ कॉर्डेट लीफ, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉर्डेट वर्ड जो है वो कार्डियक से रिजेम्बलेंस रखता है। तो ये हार्ट शेप लीव्स होते हैं, मोर एक्सटेंडेड एट द बेस देन द ओवेट टाइप, यानी कि इनकी जो बेस होती है वहाँ से ये ज़्यादा एक्सटेंड हुए हुए होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम इनको ओवेट से कंपेयर करें। Acicular leaves, needle shape, several times longer than white, extended sharply at the apex. Acicular leaf, needle shape leaves होते हैं। इनकी जो यानी कि लॉन्गर होते हैं लेंथ वाइज अगर इन्हें देखा जाए, और इनका अपेक्स क्या होता है, एक तरह शार्पली एक्सटेंड हो जाता है, बिल्कुल एक निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरह के ये लीव्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट अलॉन्ग द स्टैम, हम लीव्स को अकॉर्डिंग टू द यानी कि स्टैम पर लीव्स किस तरह अरेंज हुए हुए हैं, कि उनकी जो अरेंजमेंट है ऑल्टरनेटिवली है, अपोजिटिवली है, किस तरह की उनकी अरेंजमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम लीव को क्लासीफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट अलॉन्ग द स्टैम देयर आर टू टाइप ऑफ लीव्स, अल्टरनेट लीव्स एंड अपोजिट लीव्स। alternate leaves springing one per node at different level of the stem। alternate leaf में क्या होता है कि जो लीफ अराइज हो रहे होते हैं, यानी कि एक नोड से एक लीव्स अराइज हो रहा होता है और डिफरेंट लेवल पे, कि पहले सबसे पहले एक लीव्स आ गया, देन सेकंड लेवल पे दूसरा लीव्स आ गया, देन थर्ड लेवल पे तीसरा लीव्स आ गया, तो ये alternate अरेंजमेंट होती है। देन सेकंड वन इज़ अपोजिट, टू पर नोड फेसिंग द अपोजिट साइड ऑफ द स्टेम। अपोजिट लीव्स वो लीव्स होते हैं जिनके जो लीफलेट्स होते हैं एडजेसेंट पेयर्स में मौजूद होते हैं, और एक ही नोड से दो लीव्स निकल रहे होते हैं, जो कि अपोजिट साइड एक तरह से अपोजिटिवली मौजूद होते हैं, या आप बोल सकते हैं इन्हें कि एडजेसेंट पेयर्स में ये मौजूद होते हैं। वर्ड लीव, सेवरल लीव्स डिस्पोज एट द सेम लेवल अराउंड द स्टेम। वर्ड लीफ ऐसे लीव्स होते हैं जिसमें एक ही लेवल से बहुत सारे लीव्स क्या है डिस्पोज या अराइज हो रहे होते हैं। आप इन सबको कह सकते हैं तीन या तीन से ज़्यादा लीवलेट एक तरह से रिंग बना रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्ड लीफ। रोज्यूलेट लीफ फॉर्मिंग अ रोजेट लाइक अ रिंग अराउंड द स्टेम, ये भी वर्ड लीफ की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें जो एक तरह से लीवलेट्स हैं वो रोज़ लाइक स्ट्रक्चर या शेप बना रहे होते हैं। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द लीव्स अकॉर्डिंग टू द पिन्नेशन। पिन्नेट लीफ, इट इज़ कंपाउंड लीफ दैट अटैचेस टू द स्टेम and is divided into smaller leaflet. It can be even or odd, which is the amount of leaflet contained by a leaf. पिन्नेट लीफ बेसिकली कंपाउंड लीफ होते हैं जो कि स्टेम के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, और ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं स्मॉलर लीफलेट में। ये इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ लीफलेट पर। ऑड लीफ में ये होता है कि ऑड लीफ में जो टिप लीफलेट रॉस में अरेंज हुए हुए होते हैं, लेकिन टिप पर सिर्फ एक लीफ मौजूद होता है। इसी तरह इवन में भी लीवलेट रॉस में ही अरेंज हुए हुए होते हैं और टिप पर दो लीव्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज़ बाइपिन्नेट लीफ। अ बाइपिन्नेट लीफ इज़ अ पिन्नेट लीफ दैट इज़ डिवाइडेड ट्वाइस। बाइपिन्नेट लीफ पिन्नेट लीव्स ही होते हैं, लेकिन ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जिससे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि लीवलेट से क्या फर्दर ये ट्वाइसली डिवाइड हुए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द एजेस, यानी कि जो इनके मार्जिन या एजेस हैं वो किस तरह के हैं, उनके बेसिस पर भी हम लीफ को क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर वन इज़ इंटायर लीफ, दे हैव अ स्मूथ मार्जिन। कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनका जो मार्जिन होता है वो स्मूथ होता है, किसी किस्म की कोई कर्व्स नहीं होते या टीथ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, उनको हम कहते हैं इंटायर लीफ। सेकेंड वन इज़ साइनुएट लीफ, दे हैव लिटिल कर्व विद स्मूथ एजेस लाइक वेव। इनमें क्या होता है, लिटिल कर्व होता है, स्मूथ एजेस होते हैं जो कि वेव की तरह होते हैं। देन डेंटेट लीव्स, दे हैव
लिटिल टीथ एट द मार्जिन। डेंटेड लीफ ऐसे लीव्स होते हैं जिनका जो मार्जिन होता है जिनके जो मार्जिन होते हैं वो टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट्स वाई इनको क्या कहा जाता है, डेंटेड लीव्स। सिरेट लीफ दे हैव लिटिल बैंड टीथ लाइक दोस ऑफ अ सॉ। सिरेट लीफ में क्या होता है, ज़्यादा टीथ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी कि जो इनके एजेस होते हैं बहुत ही कम जो है ना लिटिल बैंड टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक दो जगह पे आपको इनका स्ट्रक्चर टीथ लाइक नज़र आएगा, बाकी ये स्मूथ होते हैं। लोब लीफ दे हैव डिवीजन दैट डू नॉट अराइव द सेंटर ऑफ द हाफ ब्लेड। लोबेट लीव ऐसे लीव्स होते हैं जो कि डिवाइड हुए हुए होते हैं, लेकिन ये डिवीज़न सेंटर तक नहीं जा रही होती, सिर्फ ऊपर के हिस्सों ही तक ये डिवीज़न मौजूद होती है। आप इमेज में देख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द लीव अकॉर्डिंग टू द वेनेशन, कि इनमें जो वेन्स हैं वो किस तरह अराइज हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंगली भी हम अपने लीव्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। आप इमेज नंबर 1 में देख सकते हैं कि फ़र्स्ट जो क्लासिफिकेशन की गई है उसे हम कह रहे हैं कि आर्क्यूएट वेनेशन। आर्क्यूएट वेनेशन में क्या होता है, सेकेंडरी वेन्स बैंडिंग टूवर्ड अपेक्स। आर्क्यूएट वेनेशन ऐसी वेनेशन है जिसमें जो सेकेंडरी वेन्स निकल रही होती हैं वो अपेक्स की तरफ बैंड कर रही होती हैं। इमेज नंबर 2 में आपको क्रॉस वेनेशन वेन्स नज़र आएंगी। क्रॉस वेनेशन वेन्स में क्या होता है, स्मॉलर वेन्स कनेक्टिंग सेकेंडरी वेन्स। इसमें ये होता है कि जो सेकेंडरी वेन्स निकली हुई होती हैं, कुछ स्मॉलर वेन्स इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं। देन थर्ड वन इज़ डायकोटमस वेनेशन इन विच वेन्स ब्रांचिंग सिमेट्रिकली इन पेयर्स। डायकोटमस वेनेशन में वेन्स की जो ब्रांचिंग होती है वो सिमेट्रिकली होती है और पेयर फॉर्म में होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेनेशन वेन्स अलाइन मोस्टली अलोंग एक्सिस ऑफ लीफ। लॉन्गिट्यूडनल वेन में जो वेन्स हैं उनकी अलाइनमेंट क्या होती है, ज़्यादातर लॉन्गिट्यूडनली होती है। दैट्स वाई इनको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेनेशन। देन नेक्स्ट वन इज़ पाल्मेट वेनेशन। इन पाल्मेट वेनेशन several primary veins diverging from a point। palmate venation इसमें क्या होता है, बहुत सारी जो वेन्स होती हैं या प्राइमरी वेन्स होती हैं वो एक ही पॉइंट से निकल रही होती हैं, यानी कि एक पॉइंट से बहुत सारी वेन्स निकल रही होती हैं। तो इस तरह की वेनेशन को हम कहते हैं पाल्मेट वेनेशन। इन पैरेलल वेनेशन वेन्स अरेंज एक्सियली नॉट इंटरसेक्टिंग। पैरेलल वेनेशन में वेन्स क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती। देन नेक्स्ट वन इज़ पिन्नेट वेन। सेकेंडरी वेन्स पेयर्ड अपोजिटिवली। आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें सेकेंडरी वेन्स जो हैं जो अराइज हो रही हैं वो पेयर फॉर्म में हैं और अपोजिटिवली अराइज हुई हुई हैं या इमर्ज आउट हुई हुई हैं। देन रेटिकुलेट वेन। इन रेटिकुलेट वेनेशन स्मॉलर वेन्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क। रेटिकुलेट वेनेशन इस तरह की वेनेशंस होती है जिसमें क्या है, वेन्स क्या है, एक तरह से नेटवर्क ऑफ वेन्स बना रही होती है, पूरा एक जाल बना रही होती हैं वेन्स का। रोटेट वेनेशन। इन रोटेट वेनेशन में बेसिकली वेन्स क्या है, रेडिएट हो रही होती हैं। रेडिएट का मतलब है एक ही पॉइंट से निकल रही होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की वेनेशन है। इन वेनेशन की बेसिस पर भी हम अपने लीफ को क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लीफ ड्रग। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन जो कि आपको लैब में परफॉर्म करनी है वो आपको 3 तरह के लीफ सैंपल प्रोवाइड किए जाएंगे जिनकी आपको ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन करनी है। पहला जो लीफ है वो है लॉसोनिया इनर्मिस, सेकंड वन इज़ सिनामम ज़िलैनिकम एंड थर्ड वन इज़ ओनोस्मा ब्रैक्टिएटम। ये 3 लीव्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लैब में। तो इन लीव्स के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है, इनकी बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन क्या है,
इसके अलावा फार्माकोग्नोस्टिक फ़ीचर्स क्या हैं, इनके फंक्शन या यूजेस वगैरह क्या हैं, ट्रेडिशनल यूज़ क्या है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसमें थोड़ा यानी कि एक ब्रीफली बता देती हूँ। ये आप लसोनिया इनर्मिस के लीव्स देख सकते हैं इमेज में। बिल्कुल एक तरह से आपको इनका मार्जिन क्या है, स्मूथ नज़र आ रहा है। तो ये इंटायर लीव्स हैं, शेप आप देख सकते हैं। लसोनिया इंट्रोडक्शन। लसोनिया इनर्मिस which is commonly known as henna, mainly present in subtropical and tropical areas and is used in all over the world. It was used for over 9,000 years for its cosmetic values as a dye. लसोनिया इनर्मिस को हेना भी कहा जाता है और ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में मौजूद होता है। तकरीबन 9,000 साल से इसे एज अ डाई के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। पार्ट यूज़ मेडिसिनली, इसके बहुत सारे पार्ट हैं जो कि मेडिसिनली यूज़ होते हैं। होल प्लांट भी यूज़ होता है, रूट, स्टेम, लीव, बार्क, राइजोम हो गए, बल्ब, लेटेक्स, सीड, फ्लावर, और सब में ही ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं कि ये जो पार्ट हैं ये यूज़ होते हैं टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। डिफरेंट टाइप की जो एलिमेंट होती है उनकी ट्रीटमेंट के लिए इसके डिफरेंट पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। लसोनिया इनर्मिस इज़ जनरली कंसीडर एज अ नेटिव ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। इसको कंसीडर किया जाता है कि इंडिजिनस प्लांट है कॉन्टिनेंट अफ्रीका और एशिया का, बर आज़म एशिया और अफ्रीका का इंडिजिनस प्लांट इसे कंसीडर किया जाता है। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ आ जाते हैं। इट इज़ अ श्रब और स्मॉल ट्री विद ग्रेइश ब्राउन बार्क अटेनिंग अ हाइट ऑफ 2.4 to 5 मीटर। Leaves elliptic or broadly lanceolate, acute or obtuse, base tapering, petioles very short. Flowers are numerous, less than 1.3 centimeter across, fragrant, white or rose colored. Seed capsules are red, about the size of a pea, with numerous brown seed. जो लसोनिया इनर्मिस है ये श्रब है या आप इसको कह सकते हैं स्मॉल ट्री है। इसकी बाग जो होती है वो ग्रेइश ब्राउन कलर की होती है और जो इसकी हाइट होती है यानी कि 2.4 से 5 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। अगर इसके लीव्स की शेप की बात करें वो इलिप्टिक शेप में होते हैं और लैंसुलेट में शेप में भी होते हैं। इनकी जो पेट्यूल होती है यानी कि लीव स्टॉक होती है वो छोटी होती है। फ्लावर बहुत सारे होते हैं और जो फ्लावर का कलर है या तो वाइट होता है या रोज़ कलर में मौजूद होते हैं और इनका जो यानी कि इनका तकरीबन 1.3 सेंटीमीटर से कम के होते हैं। बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, जबकि जो इनका सीड कैप्सूल है रेड कलर का होता है जिसमें नंबर ऑफ़ सीड्स मौजूद होते हैं जो कि ब्राउन कलर के होते हैं। नाउ कम्स टू द फार्माकोग्नोस्टिक फीचर्स। Scientific name is Lawsonia inermis. It belongs to the family Lauraceae. English name is henna and local name is Burgay henna. Part use जो कि पार्ट हम लैब में यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन हुआ है कि हम लैब में लीफ की फार्माकोग्नोस्टिक एक तरह से या ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लांट पार्ट यूज़ लीव लिखा हुआ है, अदरवाइज़ देखा जाए तो इसके तमाम पार्ट ही क्या है यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि लीव्स में मौजूद होते हैं कलरिंग मैटर है, फैट्स हैं, टैनिन्स हैं, रेजिन्स हैं। इसके एक्शन एंड यूजेस की तरफ आ जाते हैं। लसोनिया इनर्मिस या हिना मेहंदी के जो पत्ते होते हैं उसको एज अ कूलिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठंडक प्रोवाइड कर रहा होता है, सिडेटिव, लीफ को इंड्यूस करता है। इसमें ये प्रॉपर्टी होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है यानी कि बैक्टीरिया को किल करने की सलाहियत मौजूद है। बहुत सारी जो स्किन डिजीज़ हैं उनकी ये ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेप्रोसी एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी ट्रीटमेंट के लिए हेना के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हेडेक और रोमेटिज़म यानी कि जॉइंट पेन्स वगैरह के लिए भी इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं। ट्रेडिशनल यूजेस की तरफ आ जाते हैं कि इसके पत्ते किस तरह कहाँ यूज़ होते हैं, कौन सी डिजीज़ में, फ्लावर कहाँ कौन सी डिजीज़ में यूज़ किए जाते हैं या ट्रेडिशनली कैसे यूज़ किए जाते थे। हिना लीफ हैज़ एन ऑरेंज रेड डाई and leaf paste or powder is widely used for decorating hand, nails and feet with patterns.
It is also used as a hair dye. It is used for alleviating jaundice, skin disease, venereal disease, smallpox. हिना लीव्स क्या है, ऑरेंज रेड डाई है. इसका जो लीफ बेस होता है या पाउडर ज़्यादातर वो हैंड्स को, नील्स को और फीट की डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है. या आप सिंपल कह सकते हैं मेहंदी से, जो हम लोग लड़कियां स्पेशली ख़वातीन मेहंदी लगाती हैं अपने हाथों, डिफरेंट पैटर्न्स बनाती हैं, तो वो हिना के लीव्स का जो पेस्ट होता है वो यूज़ किया जा रहा होता है. इसके अलावा समटाइम लोग इसे बालों पे भी लगा रहे होते हैं, हेयर डाई के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है. इसके अलावा अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है, उसकी सीवियरिटी को कम करने के लिए भी हिना के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है. डिफरेंट स्किन डिजीज़ में इस्तेमाल है. वेनरल डिजीज़, सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं. इसके अलावा स्मॉल पॉक्स, उसमें हिना के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है. Flowers are very fragrant and used to extract a perfume which is used as a base or local scent. An infusion of the flower is a valuable application to bruises. Decoction of the flower is described as a emmenagogue. फ्लावर में क्योंकि इसके फ्रेगनेंट मौजूद होती है तो परफ्यूम इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, इसका एक्सट्रैक्ट एज अ परफ्यूम यूज़ किया जाता है या इसके एक्सट्रैक्ट को बेस यूज़ किया जाता है. फ्लावर के इन्फ्यूजन प्रोसेस में भी यूज़ होता है. इसके अलावा जो फ्लावर का डिकॉक्शन है वो इम्यूनागॉग के लिए यूज़ होता है. प्रोसेस क्या होता है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाती है तो उसमें अप्लाई किया जाता है इम्यूनागॉग. बेसिकली क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको रेगुलेट करने के लिए ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं वो कहलाते हैं इम्यूनागॉग. तो हेना के जो फ्लावर्स हैं वो एज आ इम्यूनागॉग, यानी कि इनका जो डिकॉक्शन है एज आ इम्यूनागॉग यूज़ किया जाता है. Seed are deodorant. Powder seed with real ghee, clarified butter are effective against dysentery. Seed in powder form are good medicine for liver disorder and associated problem. सीड क्या होते हैं, ड्यूड्रेंट होते हैं. पाउडर सीड्स का पाउडर बना के उसको घी के साथ जब मिलाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है डायसेंट्री की जो प्रॉब्लम होती है. इसके अलावा इसको मुख्तलिफ़ लिवर डिसऑर्डर में और लिवर डिसऑर्डर के साथ जो डिफरेंट किस्म की एसोसिएटेड डिज़ीज़ होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी इसके पाउडर का पेस्ट, पाउडर और यानी कि एक तरह से टोटका ही है ये कि हिना के जो सीड्स होते हैं उनको पाउडर फॉर्म में घी के साथ मिला दिया जाए और ऐसे पेशेंट को दे दिया जाए जिनका कोई लिवर डिसऑर्डर है या जिनको डायसेंट्री की प्रॉब्लम है. Then the bark is applied in the form of a decoction to burns. It is given internally in a variety of infection. यहाँ पे गलती से affection लिखा हुआ है. Infection such as jaundice, enlargement of the spleen, calculus as an alternative in leprosy and skin infection. इसकी जो बार्क है उसका डिकॉक्शन बनाया जाता है. दैन जो बर्न एरियाज़ हैं उन पे अप्लाई किया जाता है. और बार्क को इंटरनली भी बहुत सारे इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है. लाइक अगर जॉन्डिस हो गया है, स्प्लीन की इनलार्जमेंट है, कैलकुलस जो कि किडनी स्टोन होते हैं उनके लिए भी इसकी बार्क का इस्तेमाल किया जाता है. लेप्रोसी हो गई, स्किन इन्फेक्शन हो गए, तो इन तमाम चीज़ों के लिए इसकी बार्क का जो डिकॉक्शन भी बनाया जाता है या इसकी बार्क का इस्तेमाल किया जाता है. रूट इज़ एस्ट्रिंजेंट, मे बी पल्प्ड and use soaked ice. Pulp root may also be applied to the heads of the children for boils. Comedian drinks a decoction as a diuretic. इसके जो लीव्स हैं, इसकी जो रूट है वो उसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है. इसके अलावा जो रूट हैं वो यूज़ की जाती हैं सोर आइस के लिए. दैन जो पल्प रूट है वो ज़्यादातर बच्चों में जब बॉयल्स वगैरह हो जाते हैं या आप उनको फोड़े कह सकते हैं, दाने कह सकते हैं, तो उसमें भी इसकी जो पल्प रूट है वो अप्लाई की जाती है.
कंबोडिया एक कंट्री है, वहाँ के लोग इसका डिकॉक्शन बना के पीते हैं और ये डिकॉक्शन वर्क करता है डायूरेटिक के तौर पर। यानी कि डायूरेटिक में क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इंक्रीज़ कर देता है एक्सपल्शन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन की फॉर्म में जो एक्सेस वाटर होता है या सॉल्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट करता है इसका डिकॉक्शन रूट का। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जो रिपोर्टेड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वैसे तो बेहताशा है, यहाँ पे मैंने चंद फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मेंशन की हैं जो कि इसके प्लांट में होती हैं। इसके प्लांट में एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, वोंड हीलिंग एक्टिविटी मौजूद होती है, प्रोटेक्टिव, एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैरासाइट, एंटी फर्टिलिटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये तमाम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो कि हिना के प्लांट में मौजूद होती हैं। एनाल्जेसिक का मतलब ये है कि इसके प्लांट में ये सलाहियत होती है कि ये दर्द वगैरह को या एज आ पेन किलर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वोंड हीलिंग के लिए बहुत बेहतरीन किस्म का ये प्लांट कंसीडर किया जाता है। हेपेटोप्रोटेक्टिव है, यानी कि लिवर वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, माइक्रोब्स को किल कर रहा होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं इसकी। नाउ कम्स टू द सेकंड प्लांट, दैट इज़ सिनामोमम ज़िलानिकम। ये इसके आप लीव्स अपने घरों में किचन में देखते होंगे, स्पेशली जब बिरयानी वगैरह की डिश बनाई जाती है तो इसका लीफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम तेज़पात लोकली कहते हैं कि तेज़पात है। Introduction. Cinnamon is a spice obtained from the inner bark of several trees from the genus Cinnamomum that is used in both sweet and savory foods. The word cinnamon comes from the Greek cinnamon. सिनामन क्या है, स्पाइस है जो कि बाग से ली जाती है सिनामोमम ट्रीज़ के। इसके अलावा ये जो सिनामम स्पाइस है या बार्क है, ये स्वीट्स फूड्स जो होते हैं, ये स्पाइसी फूड्स जो होते हैं, दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो वर्ड है सिनामम, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है किनामोमन, उससे लिया गया है। सिनामन की देयर आर 4 मेन वैरायटीज़ ऑफ सिनामन। सिलोन सिनामन, इसको हम सिनामोमम ज़िलानिकम भी कहते हैं। सेकंड इज़ कैशिया सिनामम, जिसको सिनामोमम कैशिया भी कहा जाता है, और ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर हैं। सिलोन सिनामम को ट्रू सिनामम भी कहा जाता है। बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ आ जाते हैं। इट इज़ एन एवरग्रीन एरोमेटिक ट्री। द ट्री इज़ कॉमनली प्लांटेड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। Bark. It is a golden red bark and thick up to 1.5 centimeter that is dried and is the cinnamon spice. Small or medium sized tree, usually up to 20 to 40 feet. Leaves. These are oblong, elliptic, ovate shape, dark glossy green and with a 3 prominent nerve from the base, leathery and approximately 7 to 20 centimeter in length. Flowers. These are small in legs, yellow in color, inconspicuous, paniculate. Fruit are black, pulpy, aromatic, elliptical, drupes with single seed. बोटानिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, ये बेसिकली क्या है, एवरग्रीन एरोमेटिक ट्री है जो कि कॉमनली ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इसका क्या है इस्तेमाल किया जाता है या इसको प्लांटेड किया जाता है ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए। इसकी बाग का जो कलर बता रखा है गोल्डन रेड बाग होती है, जिसकी थिकनेस अबाउट 1.5 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा जो इसका लीव्स की तरफ आ जाते हैं, लीव्स की जो शेप बता रखी है वो ऑब्लॉन्ग इलेप्टिक होती है, ओवेट शेप की हो सकते हैं। कलर डार्क ग्रॉसी ग्रीन कलर के होते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं, येलो कलर के होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स इनका ब्लैक कलर का होता है, पल्पी फ्रूट होता है जिसमें सिंगल सीड मौजूद होता है। तो ये इसकी बोटानिकल डिस्क्रिप्शन थी। नाउ कम्स टू द फार्माकोग्नोस्टिक फीचर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिनामोमम ज़िलानिकम है। फैमिली इसकी लॉरेसी है। इंग्लिश नेम
सिनेमम लीफ है, जबकि लोकली इसको तेज़पात के पत्ते कहा जाता है। प्लांट पार्ट जो कि लैब में जिसकी हमें ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन करनी है। लीव्स है, जो लीव्स में कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं वो हैं एसेंशियल ऑयल, यूजीनॉल, टर्पीन ऑयल, सिनेमन एल्डिहाइड, सिनेमिक एसिड। तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो इसके लीव्स में और दूसरे पार्ट्स में भी मौजूद होते हैं। एक्शन एंड यूजेस की बात करते हैं। इसका जो लीव्स है एज अ कार्मिनेटिव के तौर पर भी ऐसा कार्मिनेटिव यूज़ होता है। एंटी फ्लैटुलेंट यूज़ होता है। डायूरिटिक, ग्लैक्टागोड, डायफोरेटिक, एंटीसेप्टिक, फ्लेवरिंग एजेंट, डिस्पेप्सिया, कफ। यहाँ पे 2 नई टर्म का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा जो बाकी टर्म्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी दे चुकी हूँ। एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है कि इसके जो लीव्स हैं एज आ ग्लैक्टागॉग यूज़ होते हैं। बेसिकली ग्लैक्टागॉग वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं फ्लो ऑफ मदर मिल्क। डायफोरेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पर्सपायरेशन या स्वेटिंग को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके अलावा कार्मिनेटिव, आपको कार्मिनेटिव मैंने पहले भी बताया था कि एजेंट दैट प्रिवेंट और रिलीव फ्लैटुलेंस, ऐसे एजेंट जो कि क्या है गैस वगैरह से रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, कार्मिनेटिव होते हैं। एंटी फ्लैटुलेंट और कार्मिनेटिव एक ही मीनिंग है दोनों के। फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इसको हम यूज़ करते हैं। डिस्पेप्सिया वो कंडीशन होती है जिसमें एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है अपर पार्ट ऑफ द स्टमक ड्यू टू ओवर ईटिंग या ओवर ड्रिंकिंग की वजह से। ट्रेडिशनल यूज़ की तरफ आ जाते हैं। इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सिनेमन ऑयल इज़ यूज फॉर रोमेटिज्म, aching joint and stiffness. It is also used for toothache and sore gums. Ayurvedic makes use of cinnamon for the respiratory and urinary problem. आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका जो ऑयल है वो डिफरेंट डिजीज़ के लिए, लाइक इसको रोमेटिज़म के लिए यूज़ किया जाता है जो कि जॉइंट पेन होता है। एक्किंग जॉइंट के लिए, स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में, उनके लिए इसके ऑयल का क्या है मसाज किया जाता है। इसके अलावा अगर दांतों वगैरह में दर्द है या मसूड़ों में सूजन आ गई है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट रिस्पायरेटरी और यूरिनरी प्रॉब्लम है उनमें भी आयुर्वेदिक इसका इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका इस्तेमाल है। इट इज़ अ गुड एडिशन टू टी फॉर कफ एंड कोल्ड एंड इज़ समटाइम यूज इन स्टीम इन्हेलेशन फॉर रेस्पायरेटरी कंडीशन। ये जो तेज़पात की स्पेशली सिनेमम ज़िलेनिकम की जो बार्क होती है, अब क्या करते हैं जो जब चाय बनाते हैं चाय में उनकी बार्क डाल देते हैं तो एक तरह से जो टी बनती है या डिकॉक्शन बन जाता है वो बेहतरीन होता है। अगर आपको खांसी हुई हुई है या आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ है तो उसके लिए। इसके अलावा सम टाइम क्या करते हैं रिस्पायरेटरी यानी कि रिस्पायरेटरी कोई कंडीशंस हो गई हैं और उसमें आपको स्टीम लेनी है तो स्टीम इनहेलेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट ऑफ हनी एंड सिनेमम इज़ ऑफन यूज टू ट्रीट इंसेक्ट बाइट। सम टाइम ये होता है कि अगर आपके हाथ वगैरह पे किसी इंसेक्ट ने काट लिया हो तो क्या किया जाता है कि शहद लिया जाता है और इसके अलावा सिनेमम का पेस्ट लिया जाता है। इन दोनों की मिक्सिंग करके इनका जो मिक्सचर होता है या पेस्ट होता है वो उस जगह पे अप्लाई कर दिया जाता है जहाँ पे इंसेक्ट ने बाइट किया हो, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है यानी कि इंसेक्ट बाइट के लिए। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ मौजूद हैं इसमें। डिफरेंट यानी कि जो रिपोर्टेड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ रिपोर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ सिनेमम ज़िलेनिकम की मेंशन की है। It has antimicrobial activity, antioxidant activity, anti-inflammatory activity, anti-cancer activity, anti-diabetic activity, anti-allergic activity and anti-obesity activity। ज़्यादातर टर्म से आप अवेयर होंगे। एंटी ओबेसिटी यानी कि अगर मोटापा वगैरह आ जाता है तो उसके लिए भी ये एज आ ओबेसिटी एजेंट के तौर पर भी इसको हम यूज़ एंटी ओबेसिटी एजेंट के तौर पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। नाउ कम्स टू द प्लांट लीव्स नंबर 3, ओनोस्मा ब्रैक्टिएटम। ओनोस्मा ब्रैक्टिएटम wall, commonly known as gaozaban or sage, found in Asian countries including Pakistan. It grows in dry or moist and sunny weather, usually in rock crevices, and widely known as rock garden plant. It is a perennial, growing to a 0.4 meter. The species is hermaphrodite. Both male and female organ are present and is pollinated by insect. It cannot grow in the shade. इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। कॉमनली इसको गाओ ज़बान कहा जाता है। ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है, पाकिस्तान में भी ये पाया जाता है। जो इसकी ग्रोथ होती है वो ज़्यादातर ड्राई और मॉइस्ट एरियाज़ में होती है, जहाँ सनी एरियाज़ होते हैं, जो शेडेड एरियाज़ होते हैं या शेड वगैरह में इसकी ग्रोथ नहीं होती। इसके अलावा ये पेरिनियल प्लांट है जिसकी हाइट तकरीबन 0.4 मीटर तक ये ग्रो करता है। इसकी जो स्पीशीज़ हैं हर्माफ्रोडाइट, यानी कि दोनों तरह के ऑर्गन मौजूद होते हैं। मेल ऑर्गन भी मौजूद होता है, फीमेल ऑर्गन भी मौजूद होता है। जो पॉलिनेशन होती है वो इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है। फार्माकोग्नोस्टिक फीचर, साइंटिफिक नेम इसका ओनोस्मा ब्रैक्टिएटम है। फैमिली इसकी बोरैगिनेसी है। इंग्लिश नेम इसका बोरैक लीव्स है। लोकली इसे जो कहा जाता है बरगे गाओ ज़बान कहा जाता है। प्लांट पार्ट लीव्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लाइकोसाइड हैं, फ्लेवेनॉइड हैं, टैनिन्स हैं एंड फिनोलिक्स हैं। एक्शन एंड यूजेस, एज अ टॉनिक इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिमल्सेंट एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उससे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इसे एज अ डिमल्सेंट यूज़ किया जाता है। यूज़ इन थ्रॉट इन्फेक्शन, कार्मिनेटिव के तौर पर यूज़ किया जाता है। सिफाइलस, इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल्स, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिनल यूजेस, द प्लांट इज़ डिमल्सेंट, रेफ्रिजरेंट, टॉनिक and decoction is used in the treatment of rheumatism, syphilis and leprosy. प्लांट के इस्तेमाल बता रखे हैं जो कि अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताएं कि इसे एज अ टॉनिक यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट में, जैसे रिमेटिज़म हो गई, सिफाइलस हो गया, लेप्रोसी जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। द प्लांट इज़ कंसीडर्ड टू बी यूज़फुल इन रिलीविंग एक्सेसिव थर्स्ट एंड रेस्टलेसनेस and also to be useful in relieving functional palpitation of the heart, irritation of bladder and stomach. इस प्लांट का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो आपको प्यास वगैरह लगती है, उस थर्स्ट को रिलीव करने के लिए, रेस्टलेसनेस को रिलीव करने के लिए प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फंक्शनल पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट की जो पाल्पिटेशन होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। स्टमक में या ब्लैडर में आपके इरिटेशन है तब भी इसका प्लांट को यूज़ किया जा सकता है। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन की तरफ आ जाते हैं कि लैब में आपको करना क्या है। लैब में आपको ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन करनी है जिस तरह आपने सीड्स की थी। सबसे पहले तो आप जर्नल कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सारी चीज़ें लिखेंगे। दैन उसके बाद ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन में आप सबसे पहले इसका टेक्सचर बताएंगे कि जो लीव्स हैं, आपको जो लीव्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसकी दो सरफेसेस होंगी, एक अपर सरफेस होगी और एक लोअर सरफेस होगी। तो आपको दोनों सरफेसेस का टेक्सचर बताना है कि स्मूथ है या रफ़ है। दैन उसके बाद इसमें कलरिंग बतानी है कि कलरिंग कैसी है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, इसको तोड़ के भी आप देखेंगे तो कलरिंग बतानी है। इसका साइज़ नोट करना है, साइज़ बताना है। दैन शेप बतानी है कि किस शेप का है, ओवेट है, हार्ट शेप है, एस्क्यूलर शेप का है, लेंसियोलेट शेप है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। दैन उसकी ऑर्डर बतानी है कि ऑर्डर किस किस्म की आ रही है, आपको स्वीट आ रही है, एरोमेटिक आ रही है, प्लेजेंट आ रही है। टेस्ट आपको बताना है, इसका बिटर है, स्वीट है, किस तरह का है। इसके अलावा इसको तोड़ के जब आप देखेंगे तो इसका फ्रैक्चर, ये सारी चीज़ें आपको इन तीनों लीव्स की लैब में नोट करनी है।
और इनको इन तमाम लीव्स को क्या है, इवेलुएट करना है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन करनी है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब आप फिज़िकल परफॉर्मेंस के लिए लैब में आएंगे तो आपको करना क्या है। It is all about the introduction of the leaf and organoleptic evaluation of different leaves. Thank you.